इनेक्टमेंट डेट क्या है, एनफोर्समेंट डेट नहीं पता, 1 जन 1862 ये पूछा जाता है कि आईपीसी पास्ड ऑन, तो ये है, लेकिन इनेक्टमेंट कब है इसकी, 2 साल बाद हुई थी, ठीक है। इसमें हम क्यों पढ़ते हैं आईपीसी, बेसिकली क्यों था, क्यों लेकर आए लॉर्ड मैकॉले जिन्होंने बनाया, और मैकफर्सन, लॉर्ड मैकफर्सन ने, क्यों आईपीसी की जरूरत क्या थी इंडिया में? क्या इससे पहले हमारे पास लॉ नहीं थे? नहीं थे, कोई नहीं था। मनुस्मृति, वो तो लेकिन बहुत पहले चली गई थी, उसके बाद तो मुस्लिम लॉज इंप्लीमेंट हुए थे इंडिया में। कौन से? मॉमडन लॉज थे। इसके बाद हमारे पास एक जो यूनिफॉर्मिटी कह सकते हैं ना, जैसे यूनिफॉर्म लॉ, सबसे पहले वो आईपीसी था, इससे पहले कोई यूनिफॉर्म लॉ नहीं था, ठीक है। इसलिए, और इसको क्यों पढ़ते हैं हम, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी भी है, लाइफ भी है, ठीक है, लाइफ है, प्रॉपर्टी है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ऑर्डर एंड लॉ या लॉ एंड ऑर्डर कह सकते हैं उसको, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, प्रॉपर्टी सिक्योर करने के लिए। कोई और ऑब्जेक्टिव हो सकता है? इंडिविजुअल की एक तरह से इंडिविजुअल की सिक्योरिटी भी हो सकती है, इसको हम ऊपर भी लिख चुके हैं वैसे। अच्छा, आईपीसी कैसा लॉ है, सब्सटेंटिव है या प्रोसीजरल है? तो सब्सटेंटिव कौन से लॉज होते हैं और प्रोसीजरल कौन से होते हैं? लाइबिलिटीज, ठीक है। And the procedural law provides you the procedure to enact the substantive laws. अच्छा, एक वर्ड आपने बोला लाइबिलिटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, है ना? तो आईपीसी में लाइबिलिटी है। एक चीज बताए, कल्पेबिलिटी एंड लाइबिलिटी में क्या फर्क होता है? ये 2 वर्ड है, आपने कहा आईपीसी में ये है, ठीक है, ये आईपीसी में है, ये है आईपीसी में नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड है, कल्पेबिलिटी नहीं है। पर सर आप तो वो तो पता है। तो एक लिटरल मीनिंग लेके चले तो कल्पेबल क्या होता है? कल्पेबिलिटी। कल्पेबल होमिसाइड तो ठीक है होता है, कल्पेबल का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल। लायबल कैसे हो सकता है? सी, सेक्शन 300 सबने पढ़ा है, सेक्शन 302 भी पढ़ा होगा। ये आपका बात करता है कल्पेबिलिटी की, कि आपने ऑफेंस क्या किया है। जैसे थेफ्ट है, ठीक है, इसके कुछ एसेंशियल्स होते हैं, 5 एसेंशियल्स हैं आपके पास। क्या क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, डिस्पोजेशन करना, इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ द पोजेशन आपने करनी चाहिए, ठीक है। ये सारे इस तरह के 5 एसेंशियल्स हैं। जब ये एसेंशियल्स फुलफिल हो जाते हैं तो आप क्या हो जाते हैं? कल्पेबल है। अब उसकी लाइबिलिटी क्या है? थेफ्ट की लाइबिलिटी क्या है? 380 में है। तो इस कॉन्सिक्वेंसेस के, यानी इस एक्ट के, इस कल्पेबिलिटी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? वो तुम्हारी लाइबिलिटी है। बेसिकली लाइबिलिटी क्या है? कोई बर्डन है, यानी आपको किसी को पे करना है। क्रेडिटर डेटर होता है ना, क्रेडिटर कौन है? जिसको आपको ने पैसे देने हैं। डेटर कौन होता है? जिससे आपने पैसे लेने हैं, ठीक है। इसी तरह कल्पेबिलिटी होती है, जो आपने, अगर ये एसेंशियल्स फुलफिल हो गए तो आप उसके लिए कल्पेबल है, आपने ये ऑफेंस कर दिया। अब लाइबिलिटी क्या है? कर तो दिया मर्डर, पर उसकी पनिशमेंट कहां दी है? 302 में। बस यही फर्क होता है, ठीक है, दोनों में। इसीलिए ये नहीं है कि कल्पेबल होमिसाइड में ही कल्पेबिलिटी है, और जगह नहीं है, हर जगह है। कल्पेबल मीन्स आपने कोई एक्ट किया है, ठीक है, वो जो एसेंशियल्स है फुलफिल करे। मान लीजिए जो पनिशेबल है, जिसके लिए लाइबिलिटी है, आपने किसी से पैसे लिए, ठीक है, अब उसके लिए आपकी लाइबिलिटी क्या है? आपको वापस भी करने हैं। यानी आपका एक्ट क्या है? ऐसा है जिसके लिए आप लाइबल हो सकते हैं किसी और चीज के लिए, ठीक है, सिर्फ ये बात। अब एक चीज, एक डेफिनेशन है, वो आप जरूर देखिएगा, ब्लैकस्टोन की। हम पूछते हैं कि व्हाट इज क्राइम, ठीक है,
क्या आईपीसी में हम कहते हैं क्राइम दिए हुए हैं, ये क्राइम है, थेफ्ट है, एक्सटोर्शन, रॉबरी एंड ऑल, बट क्राइम की डेफिनेशन क्या है? व्हेन यू विल से कि दिस इज क्राइम एंड दिस इज नॉट, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू। तो क्या होता है क्राइम? An act punishable by law. अच्छा, एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। 377 497 दोनों पनिशेबल थे, अब वो पनिशेबल नहीं है। तो These laws are now तो क्राइम की स्टैटिक डेफिनेशन नहीं है ना आपके पास। एब्रोगेटेड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये ठीक है, बट एक स्टैटिक डेफिनेशन है। आप चेयर की डेफिनेशन दे सकते हैं। crime may be differ by the area to area. Some things तो that एक वही तो कहा कि एक स्टैटिक डेफिनेशन नहीं है। तो ब्लैकस्टोन कहते हैं, क्या कहते हैं? क्राइम इज एन एक्ट कमिटेड और ओमिटेड। एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन। सेक्शन 33, इफ आई एम करेक्ट, सेक्शन 33 कहता है एक्ट इंक्लूड्स, ठीक है, ओमिशन। तो ओमिशन क्या होगी? मान लीजिए आपके सामने कोई व्यक्ति है जो पानी में डूब रहा है, आपने नहीं बचाया, आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है उसे बचाना, बट अगर आपने नहीं बचाया तो नो ऑफेंस। क्यों? nothing has been done by us. We are not bound to. We are not bound to save him. There is no law which compelled us to save him. ठीक है, इसीलिए ओमिशन क्वालिफाइड, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई ओमिशन इज ऑलवेज क्वालिफाइड विद द वर्ड इलीगल। ऐसा क्यों है कि ओमिशन हमेशा इलीगल वर्ड से क्वालिफाइड होती है, यानी ओमिशन अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं हो सकता, ओमिशन को हमेशा इलीगल होना पड़ेगा। तो सेक्शन 32 कहता है इलीगल ओमिशन के बारे में बताता है। ठीक है, ये अभी हम समझ रहे हैं क्राइम क्या है। बेसिकली क्राइम को कोई स्टैटिक डेफिनेशन है नहीं है, ये हमें समझ आ गया। ठीक है, हमें पता है कि पहले जो क्राइम था आज वो नहीं है, कल को जो दिए गए हैं शायद उनमें से भी कुछ ना हो, और जो कल थे वो शायद आज क्राइम बन जाए। ठीक है, अडल्ट्री क्राइम नहीं था, और नहीं था लेकिन अब नहीं है। क्यों? सेक्शन 14 का वायलेशन था ये। 377 बिकॉज हम इतने केपेबल या हम इतने रैशनल हो चुके हैं, जो चीजें हमारे यहाँ पर पहले नहीं थी। LGBTQ पहले हमारे यहाँ पे ऑफेंस क्रिएट किया गया था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, जितने भी ब्रिटिशर्स के कॉलोनाइज्ड कंट्रीज थी उनमें सब में 377 क्या है, आज भी ऑफेंस है। पाकिस्तान में भी सेम चीज है, म्यांमार में भी है, जिसमें ब्रिटिशर्स थे उन सब में आज भी ऑफेंस है। इंडिया ने लेकिन क्या करा, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब इलीगल ओमिशन, ये मैं जो हम अभी पढ़ेंगे ना, सेक्शन 43 इलीगल क्या होता है, उसमें मैं बताऊंगी इलीगल ओमिशन क्या होती है। ठीक है, अब एक चीज समझो, हम कहते हैं क्राइम, ठीक है, हमने देखा लीगल क्राइम होते हैं कुछ, ठीक है, जो पनिशेबल बाय या तो आईपीसी से हैं या एनी अदर स्टैट्यूट। हमने अभी पढ़ा कौन कौन से और स्टैट्यूट है जहां पे ऑफेंसेस की बात की गई है, कौन कौन से है अपार्ट फ्रॉम आईपीसी? पॉक्सो, सेक्सुअल हरासमेंट है, इसके अलावा एक्साइज है जहां पे पनिशेबल है। तो आईपीसी और एनी अदर ऑफेंस लीगल क्राइम हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरे क्राइम कौन से होते हैं? सोशल क्राइम्स, या इनको हम दूसरा टर्म क्या दे सकते हैं, मॉरल क्राइम्स। ठीक है, ऐसे क्राइम जो पनिशेबल नहीं है बट वो हम मानते हैं, हम मानते हैं कि कोई भूखा आपके सामने से जा रहा है, आपको खाना दे देना चाहिए, लेकिन हम नहीं देते। इसके लिए हमें कोई पुलिस अथॉरिटीज नहीं आएगी कुछ करने, लेकिन वो हम सोशली मानते हैं कि ये चीज गलत है, क्योंकि हमारे पहले सोशल इंस्टीट्यूशन सबसे पहले कौन से हैं? सबसे पहले सोशल इंस्टीट्यूशन से हमारा धर्म, जिसको हम कहते हैं। सोशियोलॉजी कभी पढ़ोगे, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम सुना है? ज्यूरिस में सोशियोलॉजिस्ट के फाउंडर कहते हैं उनको। उन्होंने कहा था सबसे पहले जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, वो आपका रिलीजन है। ये कह देते कि रिलीजन कुछ मैटर नहीं करता, बट बहुत सारी चीजें, राइट एंड रॉन्ग के बारे में आपको कैसे पता चलता है? हमें पता है कि पूरी दुनिया के सारे लोग क्राइम नहीं करते। अगर ऐसा होता तो केओस हो जाता, एनार्की हो जाती। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हु आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज।
ठीक है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ आर है, जो क्राइम नहीं कर रहे, उनके ऊपर ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो कहां से आती है? रिलीजन से आ रही है ना, कि राइट एंड रॉन्ग के बारे में उनको पता है। सोर्सेज नहीं, सोर्सेज ऑफ लॉ मनुस्मृति कह सकते हैं, हिंदू रिलीजन में स्मृतिज हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सोशल इंस्टीट्यूशन में सबसे पहले धर्म है, तो ये मॉरल क्राइम्स तो हो सकते हैं दूसरे, पर ये पनिशेबल नहीं है, ठीक है। तो क्राइम बेसिकली लीगल क्राइम्स हैं, ठीक है, या फिर सोशल क्राइम है। लीगल क्राइम में कुछ क्राइम्स हैं जो आईपीसी में है, कुछ ऐसे क्राइम है जो कहीं और डिफाइन नहीं। ये हमें कैसे पता चलता है? आईपीसी में कहा है क्राइम इंक्लूड कैटल ट्रेसपास एक्ट, कभी आप पढ़ेंगे, क्राइम नहीं ऑफेंस है बेसिकली, सेक्शन 40, ठीक है, किसकी बात करता है? लेकिन सेक्शन 40 ये कहता है कि क्राइम ऑफेंसेस आर विच आर डिफाइंड अंडर आईपीसी, ठीक है। सेक्शन 40 की डेफिनेशन आप देखोगे तो वो कहता है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। सेक्शन 40 अगर आप देखेंगे, अगर बेयर एक्ट है तो खोल के देख सकते हैं। सेक्शन 40 कहता है that except in the chapter and section mentioned in clause 2 and 3 of this section, the word offense denotes a thing made punishable by this act. This act का मतलब only IPC, लेकिन सेक्शन 2N CRPC का अगर आप देखें, वो क्या कहता है? This act applies to IPC and other acts, यानी ये वाइडर है कंपैरेटिवली सेक्शन 40 से। यानी सेक्शन 40 में जो ऑफेंसेस दिए गए हैं उसके अलावा भी कोई अदर स्टैट्यूट है जहां पे ऑफेंसेस दिए गए हैं, इसलिए सेक्शन 2 एनसीआरपीसी का अप्लाई होता है। कहां अप्लाई होता है? अदर स्टैट्यूट पे भी होता है। तो इससे रीड करने से हमें ये पता चलता है कि ऑफेंसेस सिर्फ आईपीसी में नहीं है, कहीं और भी दिए गए हैं, ठीक है। इतना समझ आया? कोई ऐसा कि क्राइम ऑफेंस, क्राइम एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है, ऑफेंस अलग चीज है, ये चीज याद रखना। कोई डिफरेंस एज सच नहीं है। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में भी उन्होंने भी इस चीज में कोई खास डिफरेंस नहीं कहा था, ठीक है। कल्पेबिलिटी लाइबिलिटी समझ आया आपको? उसके बाद टॉर्ट, क्राइम एंड कॉन्ट्रैक्ट, तीनों के बारे में सुना होगा कभी? तीनों में डिफरेंस क्या है? चले जी, ये सिविल क्राइम है, ये चले क्रिमिनल है, ठीक है, क्रिमिनल है, इसमें क्राइम है, ये अगेंस्ट सिविल क्राइम है, ठीक है। लेकिन टॉर्ट क्रिमिनल नहीं हो सकता कभी, हो सकता है, जनरली नहीं होता, ठीक है, सिविल होता है। इसमें क्या होता है? ये इन रेम है। इन रेम का मतलब समझते हैं आप? पब्लिक एक्ट है, राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, ठीक है। कोई आपकी प्रॉपर्टी आपको एंजॉय करने के लिए उसका राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड है, कोई भी आके आपको तंग नहीं कर सकता। अगेन ये भी इन रेम है, क्रिमिनल लॉज भी, आपको आपकी प्रॉपर्टी को या आपकी किसी भी चीज को कोई हार्म नहीं कर सकता। राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड हुआ। सिविल कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? ये बिटवीन पार्टीज है, ठीक है, बिटवीन पार्टीज, या इसको कह सकते हैं इन रेम नहीं है, ये इन पर्सोनम, ठीक है, पर्सोनम है। इन पर्सोनम मतलब जो दो पार्टियां हैं उनके बीच ही है, कोई थर्ड पार्टी आके नहीं कर सकती अनटिल अनलेस उसका सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें सिविल कोर्ट में जाते हैं हम, इसमें क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं, और इसमें आपका अगेन सिविल कोर्ट्स होते हैं। एक और डिफरेंस है, टॉर्ट में क्या होते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, ठीक है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। डैमेजेस क्या होते हैं और डैमेज क्या होता है? यहाँ पे आपका इम्प्रिजनमेंट होता है, ठीक है, प्लस फाइन भी होता है, ठीक है, फाइन भी दिया होता है। कॉन्ट्रैक्ट में अगेन लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं, बट लिक्विडेटेड के अलावा अनलिक्विडेटेड नहीं हो सकते। कहाँ हो सकते हैं? कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे हो सकता है?
जहाँ डिसाइड ना हो कि क्या कुछ करना है हमने एट द टाइम ऑफ द रीच। जहाँ पे डिसाइड ना किया हो, लेकिन फिर भी एक रफली आइडिया होता है। लेकिन देयर आर सर्कमस्टांसेस जहाँ पे हो सकते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस भी। सेक्शन 73 है, 74 आए थे, एंटिसिपेटरी ब्रीच है, बहुत सारे हैं उसमें, एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी होते हैं उसमें, ठीक है। तो ये बेसिक से एक रफली है कि डिफरेंस क्या है, पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ इसको और बहुत ब्रीफ में कर रही हूँ। अब आते हैं सेक्शन, आपने एक चीज पढ़ी होगी जो आज की मेन, आप कह ले हेडल, मेन मूड पॉइंट कह ले, इलीगल एंड अनलॉफुल, दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? ये तो चले डिफाइंड है सेक्शन 43 में, ये कहीं पे डिफाइंड है? अनलॉफुल नहीं डिफाइंड। पर इन दोनों में रिलेशन क्या है? क्या है जो अनलॉफुल है, इलीगल है, लेकिन जो इलीगल है वो अनलॉफुल नहीं है? ऐसी कोई चीज है? यू मस्ट हैव रेड, पता है, बट यू कांट आइडेंटिफाई अनटिल अनलेस किसी ने पॉइंट आउट ना किया। एक पहले सेक्शन 43 का बाइफर्केशन देखते हैं, एक चीज नहीं पता चलेगी, आई विल से कि आज कुछ नया सीखा है। इलीगल जब हम कहते हैं, अगर किसी के पास मोबाइल में है, डायरेक्ट खोलोगे एक बार कोई भी, डायरेक्ट से ये फायदा होता है कि आपको पता चल जाता है एक्चुअल में वो चीज लिखी है या नहीं लिखी। देखें, मिल गया। इलीगल की डेफिनेशन में क्या लिखा है? इलीगली बाउंड टू, जो ऑफेंस है, पहली चीज तो ये लिखी होगी, ठीक है। क्या लिखा है? द वर्ड इलीगल एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑफेंस आ गया। दूसरा क्या लिखा? विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ भी हो गया। तीसरी चीज कहता है गिव्स ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, गिव्स ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ये सब हमें पता चल जाता है। मान लीजिए सेक्शन 120A है, किसके बारे में बात करता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, मैं इसको मिटा ही देती हूँ। सेक्शन 120A तीन चीजों के बारे में बात करता है, मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बात करता है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, ये समझ लेना आप। अब मान लीजिए सबसे पहले कहता है कि हम थेफ्ट करेंगे, ये लोग डिसाइड करते हैं, थेफ्ट, रॉबरी, ठीक है, ये क्या हो गया? इलीगल की डेफिनेशन में आ गया। दूसरा कहते हैं डाउरी डेथ, और डाउरी है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ठीक है, करप्शन है, ये सारे प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। करप्शन एक तरह से डिफाइन किया गया है कि ना लेना है ना देना है, देने वाले को भी पनिशेबल है वो भी, और लेने वाला भी है। डाउरी में भी देने वाला भी पनिशेबल हो जाता है और लेने वाला भी। पर ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन ये कैसे करोगे? सिविल एक्शन इसको कैसे समझ सकते हैं? या तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पब्लिक न्यूसेंस है, ये न्यूसेंस कह लें या पब्लिक न्यूसेंस, दोनों न्यूसेंस बेसिकली, यही चीजें हो सकती है। पर ये तो हमने पढ़ा है, कभी भी क्रिमिनल में आ ही नहीं सकता। यही तो हम पढ़ते हैं ना कि ये सिविल में जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, न्यूसेंस है, टॉर्ट है, अगेन सिविल कोर्ट, ये हमने डिस्कस किया। बट ये भी क्राइम हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है सेक्शन 43 की डेफिनेशन में ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन। अब इसके लिए एक चीज समझना, मान आपने इलीगल ओमिशन सेक्शन 33 पढ़ा, ठीक है, आज तो स्लो है ना, समझ आ रहा है। सेक्शन 33 क्या कहता है? एक्ट्स इंक्लूड्स ओमिशन, ठीक है, ओमिशन कहता है। वही सेक्शन 32 इलीगल ओमिशन की बात करता है। इसको ढंग से समझना,
मजा भी आएगा और कुछ नया भी मिलेगा सीखने को। इलीगल ओमिशन, ठीक है। अब इलीगल ओमिशन हमने पढ़ा, या तो ओमिट कर दिया आपने, ओमिट ड्यूटी कर दी, ठीक है, ओमिट कर दी आपने ड्यूटी, कोई ड्यूटी थी आपने नहीं की। मान लीजिए पुलिस ऑफिसर है आप, ठीक है, आपका काम क्या है, कोई आपके सामने कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहे हैं, या तो आप उसको रोको, होने से पहले ही रोक दो, और नहीं रोकते तो उसके अगेंस्ट एक्शन लो अगर सामने हो रहा है। अगर वो ना करे तो इंक्वायरी हो सकती है, आपके सामने हो रहा है, कोर्ट उसको कह सकता है, ठीक है। नहीं करा, मान लीजिए आपका कोई सर्वेंट है, उसको आपने ड्यूटी दी कि आप ये सारी चीजें कर देना, आप उसके लिए रेम्यूनरेशन भी दे रहे हैं, बट उसने नहीं की, तो क्या होगा? अगेन ये भी इलीगल है ना, एक तरह से लीगली बाउंड है वो चीज करने के लिए, पर ये डायरेक्टली इलीगल नहीं है, इनडायरेक्टली है। इसको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एक सेकेंड। मान लीजिए एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, ए वहां जाता है, 10 साल का बच्चा है, समझ लिया 10 ईयर ओल्ड बॉय है, डूब जाता है, ड्रॉन, ठीक है। क्या लिखते हैं, ए डाइड, ठीक है, बिकॉज ऑफ ये डूब गया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे एक बी था जो क्या था, लाइफ गार्ड था। लाइफ गार्ड तो पता होगा ना क्या होता है, जो बचाने के लिए होता है, पर इसने नहीं बचाया। इसका कॉन्ट्रैक्ट था पूल का जो ऑनर है सी, ठीक है, इसके साथ। इसने इसको 10,000 के रेम्यूनरेशन पे रखा है। रेम्यूनरेशन माने एक तरह से सैलरी है, ठीक है। लेकिन इसने अपनी ड्यूटी नहीं की, तो क्या हो गया? इलीगल ओमिशन हो गया। नहीं, ये इसके लिए डायरेक्टली लायबल नहीं है। इलीगल ओमिशन तब होगा ये इसके साथ होगा, ये इस पे केस कर सकता है, ठीक है, और ये इस पे केस करेगा। डायरेक्टली लाइफ सेवर पे नहीं करता ना, जो ऑनर है पूल का उस पे करते हैं, ठीक है। ये इस पे केस करेगा। इसके साथ इसने क्या किया है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था? आई विल एक्सप्लेन अगेन। ए है, ही इज अ बॉय, डाइड ड्यू टू ड्राउनिंग। बी लाइफ गार्ड है, ठीक है, इसने इसको बचाया नहीं। हालांकि इसका कॉन्ट्रैक्ट है सी के साथ जो ऑनर है, कि ये पूल को देखेगा, कोई बच्चा जो तैर रहा है, स्विमिंग सीख रहा है बेसिकली, वो डूबे ना। पर बी का कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? सी के साथ है ना, ए के साथ तो कुछ नहीं है। अब बच्चा डूब गया, फीस ए के फादर ने किसको दी? सी को दी थी। ये किसके ऊपर? मान लीजिए सी इसका फादर है, डी किस पे केस करेगा? सी पे ही करेगा ना नॉर्मली, ये तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन सी क्या करेगा? सी किसके अगेंस्ट एक्शन लेगा? बी के। कैसा लेगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सिविल एक्शन ही तो है, ये ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन देता है, तो ये इंजरी नहीं हो सकती। इलीगल होगा, नहीं होगा? लगा कुछ नया सीखा है ये इलीगल होगा। ये मेरी नहीं है एक्सप्लेनेशन, ये बता दो, जस्टिस मुत्थुस्वामी नागामुथु हैं, बहुत अच्छे, उन्होंने ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी मुझे, ठीक है। तो ये उनका है कि कुछ हुए, अच्छा, ठीक है। इलीगल मीन्स जो ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन दे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है तो ये अगेन ये भी इलीगल की डेफिनेशन में आता है, ठीक है। इसीलिए बहुत वाइड है, लेकिन हम जनरली क्या है, जो पनिशेबल है। अब इलीगल के लिए एक चीज और समझे, अनलॉफुल क्या होता है? इलीगल समझ आया? और कुछ ना समझ आए पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अनलॉफुल देखें। अनलॉफुल एक बहुत वाइडर सर्कल है जिसके अंदर आता है इलीगल, ठीक है। इलीगल एक, जैसे हमने पढ़ा था ना, स्टेटमेंट सबसे बड़ा है, उसके अंदर एक एडमिशन है, उसके अंदर एक एडमिशन ऑफ गिल्ट है, वही कन्फेशन कहलाता है। सेम है अनलॉफुल, ये अनलॉफुल है, और इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल है जो इलीगल। अनलॉफुल बहुत सारी चीजें हैं, इलीगल वही है जो जिसके लिए लाइबिलिटी प्रेस्क्राइब्ड है, कि अगर आपने ऐसा करा तो इसके लिए आपको इस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे
जो लाइबिलिटी है। मर्डर करने के कॉन्सिक्वेंसेस है, थेफ्ट करने के कॉन्सिक्वेंसेस है, एक्सटॉर्शन करने के कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, लेकिन वो आईपीसी में नहीं लिखे हैं, वो कहीं और लिखे हैं। सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट लॉ कभी पढ़ा है? कभी देखा तो होगा। सेक्शन 26, 27, 28, 29, एक बेसिक सा आइडिया बताओ क्या कहता है। कौन? सेक्शन 26 रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज चले। 27 रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड के बारे में बात करता है। 28 लीगल प्रोसीडिंग की बात करता है, और 29 अनलॉफुल है या नहीं, अनसर्टेनिटी की वजह से, अनसर्टेनिटी की वजह से क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वॉइड हो जाएगा। इन तीनों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट, चारों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। पर ये वॉइड तो है, लेकिन इसके लिए कोई पनिशमेंट है? मान लिया मैंने किसी के साथ कर लिया रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज की, ए एंड बी है, उसने कह दिया कि शादी मत करना किसी और से, क्या इसके लिए कोई लायबिलिटी है? नहीं है। दैट इज अनलॉफुल। तो अनलॉफुल एक वाइडर टर्म है जो कि आईपीसी में तो कल्पेबिलिटी की बात करता है और लाइबिलिटी दी है, पॉक्सो में लाइबिलिटीज दी हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी एक्ट है, आप जितने भी क्रिमिनल लॉज उठा के देखें, जो ऑफेंसेस हैं उन सब में लाइबिलिटी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो वॉइड मानी है, जो लीगल नहीं है, लेकिन वो इलीगल भी नहीं है, वो फिर क्या हो जाती है, अनलॉफुल। और इन केसेस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है पर कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं है। वहीं अगर सेक्शन 57 देखें आप, वो क्या कहता है, अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लीजिए ए एंड बी है, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ये इसकी सर्वेंट थी कि मैं तुम्हें 11,000 रुपए मेरे घर पे काम करने के भी दूंगा और दूसरा प्रोस्टिट्यूशन के भी दूंगा। तो ये इतना जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो वैलिड है, क्योंकि काम करना तो कोई प्रोहिबिटेड नहीं, और इतना कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो इलीगल है, तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड है। लेकिन अनलॉफुल के केस में उसने क्या कहा, पार्शियली कुछ नहीं है, इलीगल तो वॉइड है, अनलॉफुल भी वॉइड है, पर ये इलीगल नहीं है। समझ आया डिफरेंस? कुछ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। यही चीज है डिफरेंस। अगर क्लैरिटी के साथ चलोगे यू विल फाइंड थिंग्स, मतलब फेस ऑफ न्यू ही हो जाएगा। ये चीजें हमें कॉलेजेस में भी नहीं सिखाई जाती, एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंटरव्यू में पूछा हुआ है। इंटरव्यू तो जुडिशियली इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा तो जज कहाँ से बनेंगे? इलीगल और अनलॉफुल पे जजेस हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, और ये कमेंट्रीज में दी होती हैं चीजें, ये टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी। बटुकलाल पूरी उठा के देख लेना, एविडेंस में बहुत सारी चीजें जो मिसिंग है, रेस्ट जस्ट नहीं समझ आता, ठीक है। समझ आया इतना? इलीगल एंड अनलॉफुल। इंजरीज एक और सेक्शन है इंजरी का, सेक्शन 44 ही है आई थिंक, ठीक है। वो एक वैसे इजी है, ये क्वेश्चन सेक्शन 44 पूछ लेते हैं, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं कर, इसमें 4 चीजें दी गई हैं, ठीक है। सबसे पहले तो है पर्सन की बॉडी है, ठीक है, रेपुटेशन है, 2 चीजें और हैं, क्या क्या है वो, बॉडी, प्रॉपर्टी और माइंड है, ठीक है। अब ये बताएं, माइंड के केस में ये तो हमें चलो पता है, रेपुटेशन है, डेफेमेशन के केसेस लग जाते हैं, प्रॉपर्टी है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, बहुत सारे दिए ना सेक्शंस आगे, 378 से आप शुरू करते हैं, आईपीसी में दिए, बॉडी के अगेंस्ट भी, क्राइम अगेंस्ट बॉडी, ठीक है। सॉरी, माइंड के अगेंस्ट में क्या है, थ्रेटनिंग समवन, जस्ट थ्रेटनिंग, चले क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी है एक, ठीक है, वो है। पर आप बहुत सारी चीजें देखेंगे जिसमें माइंड पनिशेबल नहीं है। पेन एक सेक्शन है, सिंपल हर्ट देखेंगे ना आप, ये मैं चलो बाद में समझाती हूँ,
ये बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, इसके लिए अगेन 1 घंटा चाहिए, बट यू विल फाइंड समथिंग न्यू, आई मस्ट से, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें तो मिक्सअप कर देते हैं, बट ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। 509, हाँ सर, वो तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन तो है ही, मतलब उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। आई एंड अप हियर बिकॉज टू लेट फॉर यू एज वेल, बट ये अपने आप में नेक्स्ट क्लास में हो सके तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ओके सर, दिस फॉर डन, इट्स हाफ एन क्लास, थैंक